साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉपिक में। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछी जाती है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। साथियों इसके पहले हमने आपको 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। और यह है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आप कितना कर पाते हैं ये अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? कितनी बार? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 बार। ठीक है, 3 बार आज़ादी के बाद से भारत में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल समझते हैं। भारत में आपातकाल की जो स्थिति, अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है, जिसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, और पहला उदाहरण अगर मैं बात करूं, पहला उदाहरण 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। दूसरा उदाहरण है 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच की है, जो मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। माने जो दूसरा है वो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान था। ठीक है, और तीसरा उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में हुई थी, जब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह उद्घोषणा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के तुरंत बाद की गई, जिसने 1971 के भारतीय आम चुनाव में रायबरेली से प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया। उन्हें अपने पद पर बने रहने की वैधता को चुनौती देते हुए अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल मजबूत करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा की सिफारिश की। ठीक है, उसके बाद संविधान के भाग 18 में आपातकाल उपबंध संबंधित है। ठीक है, संविधान का भाग 18 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल वर्णित है। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा निम्न सूची में किसका एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का, या उपरोक्त में से कोई किसी से नहीं? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समवर्ती सूची में। ठीक है, पहले राज्य सूची का हिस्सा था शिक्षा, अब समवर्ती सूची का हो गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और भी डिटेल। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ठीक है, 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, 1976 के पहले। लेकिन 1976 में किए गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। ठीक है, शिक्षा भी शामिल था जो समवर्ती सूची में आ गया। शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार समवर्ती सूची के उन विषयों में से हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए पारस्परिक चिंतन का विषय है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाएगी इन विषय पर। ठीक है, जो भी कानून बनाना होगा केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर बनाएंगी। अगला क्वेश्चन है मीरात उल अखबार भारत में पहली फारसी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा मीरात उल अखबार भारत में पहली फारसी पत्रिका शुरू की गई थी। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। मीरात उल अखबार शाब्दिक अर्थ मिरर ऑफ न्यूज़, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और संपादित फारसी भाषा की पत्रिका थी। अखबार पहली बार 12 अप्रैल 1822 को प्रकाशित हुआ था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उनके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं ब्राह्मणवादी पत्रिका वर्ष 1821 में, ठीक है, और बंगाली साप्ताहिक एक पत्रिका उन्होंने प्रकाशित किया, संवाद कौमुदी वर्ष 1821 में, और फारसी साप्ताहिक पत्रिका है मीरात उल अखबार
अकबर मीरात उल अकबर का प्रकाशन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीमा या संप्रति, कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया और इनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ मौर्य की मौत के बाद साम्राज्य की स्थापना हुई थी, शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, और उसकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करके? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 65 का प्रयोग करके। ठीक है, अनुच्छेद 65 का प्रयोग करके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुच्छेद 65 का प्रयोग करके जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कार्यों का निर्वहन करेगा जिस दिन राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करता है। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं जिनके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य, शक्तियां आदि उल्लेख हैं। संक्षेप में उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद निम्न हैं। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति से जो संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 63 से 73 तक का अनुच्छेद समझते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा भारत में। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उन्हें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है अनुच्छेद 64 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना, तब जाके अनुच्छेद 65 का प्रयोग करके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करता है। और अनुच्छेद 66 का प्रयोग करता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, पदावधि से कि उसकी पद की अवधि कितनी होगी, अनुच्छेद 67 में बताया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि है। ठीक है, अनुच्छेद 68 में। और अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 70 का प्रयोग करके अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन होता है अनुच्छेद 70। 71 में क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय हैं, इसमें संसक्त विषय हैं। और अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है 73 में। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? उपाधियों का उन्मूलन, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्या होगा अनुच्छेद 20? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। और उपाधियों का अंत आपका किस में है? अनुच्छेद 18 में है। और नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 10 में है। और सहकारी समितियों का बढ़ावा देना 43B में है। ठीक है, अनुच्छेद 43B में। किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही उस पर कानून के तहत लगाए गए जुर्माने से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है। और नागरिकता के अधिकार की निरंतरता अनुच्छेद 10 में बताया गया है। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B में बताया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो उस समय जो दिल्ली का शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और विजयनगर साम्राज्य 1336 के बाद से दक्कन, प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी स्थापना हरिहर, जिन्हें हक्का के नाम से भी जाना जाता है, और उनके भाई बुक्का राया ने की थी। तो दो लोगों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक में कौन अध्यक्षता करता है? अध्यक्ष, स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति। कौन करता है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अध्यक्ष, या जिसे स्पीकर भी कहते हैं। संयुक्त बैठक की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करने में असफल होते हैं और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, तभी बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। और संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी उपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी भी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ठीक है, तो कुल मिला के लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब नहीं आता लोकसभा अध्यक्ष तब लोकसभा उपाध्यक्ष आता है, वो भी अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। कब हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1924 में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। कहाँ पे? कानपुर में की थी 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1928, 1930, 1931, 1932 में। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नमक आंदोलन ने पूरी दुनिया भर में सुर्खियां हासिल की और इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई थी। तब उन्होंने 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया या गांधी इरविन समझौता कहा गया। 5 मार्च 1931। ठीक है, सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है, पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोयम्बटूर। देखिए इधर आप 1 2 3 4 मानिएगा और इधर ABCD मानिएगा। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। पूर्व का बोस्टन कौन है? तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई में चला जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कानपुर में चला जाएगा, सॉरी कानपुर में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर में चला जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर में। तो आइए देखते हैं, कुछ भाषा में लेते हैं। तो पूर्व का बोस्टन किसने गया? 1 माने अहमदाबाद में। सूती वस्त्रों की राजधानी यानी 3 में गया। भारत का मैनचेस्टर कानपुर यानी 2 में गया, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर 4 में गया। तो 13-24 आपका आंसर आ रहा है। 13-24 देखिए, 13-24 तो आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 13-24। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग, वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो आपका जो राइट आंसर होगा कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, ये सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थीं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 1969 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, बिल्कुल सत्य है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी, बिल्कुल सत्य है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आपके तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीनों सत्य हैं, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? सीमा, सियाल, निफे।
सीमा, सियाल, निफे, ठीक है, सियाल और निफे क्या है? देखिए तो क्या होगा, सही क्रम क्या होगा बताइए? तो आपका पहले सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, ठीक है, सियाल, सीमा, फिर निफे, 213, 213 होगा, ठीक है, आपका राइट आंसर 213 होगा। माने पहले आपका सियाल आएगा, माने सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, फिर सीमा माने सिलिका और मैग्नीशियम, फिर निफे माने निकिल और आयरन माने फेरस, निकिल और फेरस, ठीक है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत के नाम है, ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, इनका क्रम है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, उष्णकटिबंधीय पवन न पवन पट्टी। तो डोलड्रम आपका उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है डोलड्रम, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक है? 463 किलोमीटर। देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। वही पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम यानी ये वाली दूरी, पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूरी है झारखंड राज्य का विस्तार? 463 किलोमीटर, 460 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 462 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 463 किलोमीटर, ठीक है, 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य की कुछ समान जानकारी जानते हैं। राजकीय प्रतीक है, राजकीय पशु हाथी है, वैज्ञानिक नाम जिसे एलिफस मैक्सिमस इंडिकस बोलते हैं। और राज्य की लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण, ये देखिए ये पूरब और ये पश्चिम है, तो पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। और राज्य से सटे राज्यों की जो संख्या है 5 हैं। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य से सटे हुए राज्य हैं, ठीक है, ये 5 राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को झारखंड के 10 जिले छूते हैं? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को झारखंड के 10 जिले छूते हैं? झारखंड के 10 जिले छूते हैं, ऐसा कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार या पश्चिम बंगाल है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 10-10 जिले के छूते हैं, ठीक है, 10-10 जिले को छूते हैं। उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 4-4 जिलों को छूते हैं। और अपना यूपी एक जिला को छूता है, ठीक है। यूपी से 1 और छत्तीसगढ़ से 4 और उड़ीसा से 4 जिले झारखंड के छूते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को छूते नहीं है। खूंटी है, रांची है, गुमला है, लोहरदगा है, खूंटी प्लस लोहरदगा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खूंटी और लोहरदगा, ठीक है। ये झारखंड राज्य के एक ऐसे जिले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को छूते नहीं हैं, माने स्पर्श नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को झारखंड के 10 जिले छूते हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जिले हैं जो 10-10 जिले छूते हैं झारखंड के। और छत्तीसगढ़ में 4, उड़ीसा 4 और यूपी अपना 1, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खूंटी और लोहरदगा, ठीक है। ये झारखंड राज्य के एक ऐसे जिले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। खूंटी और लोहरदगा आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 नृत्य है, सूची 2 राज्य है। कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, कथक तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आइए मिलान करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में चला जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु में चला जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश और उड़ीसी में चला जाएगा, उड़ीसा में चला जाएगा। तो आइए इधर ABCD मानते हैं, इधर 1 2 3 4। तो 4, A का 4 में और B का 3 में, C का 2 में और D का 1 में। तो 43-21 आपका राइट आंसर होगा। 43-21, ठीक है, 43-21 आपका राइट आंसर। सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। राधा रेड्डी
पद्मा सुब्रमण्यम, सितारा देवी। चलिए मिलान करते हैं। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी में जाएंगी, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम और सितारा देवी कथक में जाएंगी। तो ए का 3 में गया और बी का 1 में गया और सी का 2 में गया। 312 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 312 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? गिटार, बांसुरी, वायलिन या सितार? कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायलिन। ठीक है, वायलिन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही E = mc² का समीकरण, सूत्र का नियम दिया और सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, ये वही अल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने ये सब सारे नियम दिए हैं और ये वायलिन बजाने में निपुण थे। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो जो आपकी सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। बाकी हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से विभव मापा जाता है। ठीक है, विभव। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभव। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है और इधर ABCD मानिएगा, इधर 1 2 3 4 मानिएगा। आइए मिलान करते हैं। एनीमोमीटर वायु वेग में जाएगा, सिस्मोग्राफ भूकंप में चला जाएगा, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापता है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, आपेक्षिक आर्द्रता। तो आइए आंसर लिखते हैं। ए का 3 में जाएगा, बी 1 में जाएगा, सी 2 में जाएगा और डी 4 में जाएगा। 31-24 आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं 31-24। ठीक है, 31-24 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आप कितना कर पाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। तब तक मिलते हैं साथियों हम अगले वीडियो के साथ।